सोचिए आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं। क्वेश्चन पेपर देखते ही सबसे पहला क्वेश्चन वही आता है जो आपने किया ही नहीं हुआ। तो रिएक्शन कैसा होगा? क्या एंग्जाइटी होगी? क्या डर आएगा अंदर से? अब इस चीज को थोड़ा साइड में रखते हैं और इस वीडियो पे आते हैं। तुम्हारे इसी डर को खत्म करने के लिए ये वीडियो आज की बनी है, आई है। इस वीडियो में सिर्फ तुम्हारे सेक्शन ए के सभी टॉपिक्स की ब्रीफिंग ही नहीं करेंगे, बल्कि उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताएंगे जो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं और काफी ज्यादा रिपीट हुए हैं पिछले 4 से 5 सालों में जीएनडीयू के अंदर। स्पेशली अगर मैं बात करूं जीएनडीयू में, वैसे ज्यादातर अब 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, जिसके लिए तुम्हें कम से कम 6 to 7 पेजेस भरने होते हैं एक क्वेश्चन के लिए। और वो क्वेश्चन भी तुम्हें छोटा नहीं आता, एक पूरे टॉपिक के रिलेटेड तुम्हें एक क्वेश्चन आ जाता है। जैसे क्लासिकल थ्योरी को पूरा पूरा एक्सप्लेन करो, तो उसमें तुम्हें सब कुछ लिखना होगा। वो थ्योरी किसने एक्सप्लेन करी, मतलब वो थ्योरी किसने दी, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व थे, किसका किसका उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन था, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके क्रिटिसिज्म्स क्या है, उसमें डायग्राम्स कौन से यूज हो रहे हैं, उसकी कंक्लूजन क्या है, उसकी इंट्रोडक्शन क्या है, सब कुछ लाइन वाइज तुम्हें उसमें मेंशन करना होगा। अभी तक अगर देखा जाए तो इस चैनल पर मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं, दैट इज ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक पर अलग वीडियो, क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर एक अलग वीडियो, उसके बाद तीसरे टॉपिक केनीशियन मॉडल पर मैं एक वीडियो डालने वाला था, पर नीचे एक कमेंट आ गया कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर वीडियो ले आइए। तो मैं क्या, चलो पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं सेक्शन वाइज, उसके बाद टॉपिक्स पर आ जाएंगे फिर से, ठीक है। तो सबसे पहले सेक्शन ए में तुम्हारे जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, उनकी ब्रीफिंग करते हैं एंड आफ्टर दैट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आते हैं, ताकि हर एक टॉपिक के बारे में तुम्हें पता हो, ठीक है। अभी 3 टॉपिक्स को इस पार्ट में डिस्कस कर रहा हूं वीडियो के, वैसे टोटल 5 हैं, 2 और टॉपिक्स हैं इसके बाद डिस्कस करूंगा। फिलहाल अभी इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सिर्फ इतने से देख के डर मत जाना कि ये मत कहना सर बाकी के 2 टॉपिक कहां हैं, सेक्शन ए में तो 2 टॉपिक और है जीएनडीयू के। अरे मुझे पता है, मैंने तुम्हारा सिलेबस देखा है, जीएनडीयू का पूरा सिलेबस मैंने देखा है, टेंशन मत लो। चलो टॉपिक्स जो हैं तुम्हारे सेक्शन ए के बीएससी या बीए इकोनॉमिक्स के सेकंड सेम जीएनडीयू के, उसमें पहला टॉपिक है डिस्टिंक्शन बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का फर्क, बीच का डिफरेंस क्या क्या होता है। देखो यार, शॉर्ट में बता रहा हूं अभी, देखिए डिटेल के लिए तो मैं डिटेल वीडियोस देखनी पड़ेंगी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ना छोटी चीजों पे फोकस करता है, जैसे कि इंडिविजुअल कंज्यूमर, कोई भी एक बिजनेस या एक पर्टिकुलर मार्केट पे फोकस करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक चाय वाला अपनी चाय का प्राइस बढ़ा देगा तो कितने लोग हैं जो उसकी चाय पीना बंद कर देंगे। तो ये किस में स्टडी किया जाएगा, ये जो पूरा मैंने एक सिनेरियो बताया, ये किस इकोनॉमिक्स की फील्ड में स्टडी किया जाएगा, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो इन छोटी छोटी चीजों पे फोकस करती है। अगर बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो ये इकोनॉमी की बड़ी चीजों को स्टडी करती है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसे कि जीडीपी, कंट्री की जीडीपी, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर गवर्नमेंट टैक्स को कम कर देती है, गवर्नमेंट टैक्सेस कम कर देती है, तो लोगों की जो खर्च करने की क्षमता है, स्पेंड करने की जो कैपेबिलिटी है, जो एबिलिटी है, वो बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों को अब टैक्स कम देना पड़ रहा है, तो उनकी जेब में पैसा ज्यादा बच रहा है, तो अब वो अपने शौक पूरे करना चाहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट चीजें खरीदना चाहेंगे, तो पैसा स्पेंड करेंगे, और पैसा स्पेंड करेंगे तो पैसा किस में जाएगा, इकोनॉमी में जाएगा। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो ये एक पूरा सिनेरियो जो मैंने दिया, ये हमारी पूरी इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल रहा, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने टैक्स को कम कर दिया, है ना। तो बेसिकली ये काफी बड़ी चीज है जो हम मैक्रो में पढ़ते हैं। समझ आया माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ब्रीफिंग हो गई। अब बढ़ते हैं आगे सेकंड टॉपिक पर। और हां, मैं फिर से कह रहा हूं कि यहां पर तुम्हें उस टॉपिक की डिटेल नहीं मिलेगी, यहां पर तुम्हें हर एक टॉपिक का आइडिया मिलेगा, ब्रीफिंग मिलेगी कि आखिर उस टॉपिक में क्या है। अगर तुम्हें उसे बिल्कुल डिटेल में जानना है, 20 मार्क्स का आंसर उसके लिए कैसे लिखना है वो जानना है, तो डिटेल वीडियोस देखनी पड़ेंगी, ठीक है। जिसके लिए इस टॉपिक पर और इस टॉपिक पर जो क्लासिकल मॉडल है, डिटेल वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी हैं और आगे भी मैं जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। चलो सेकंड टॉपिक पे आते हैं, जो कि है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का टॉपिक, ठीक।
बेसिकली ये जो टॉपिक है ना, नाम से तुम्हें पता चल गया होगा कि इनकम और एम्प्लॉयमेंट की डिटर्मिनेशन को बताता है, बेसिकली डिटरमाइन करता है कि इनकम और एम्प्लॉयमेंट जो है वो किस तरह से होगी। इसके लिए हमें दो मॉडल्स जो हैं वो पढ़ने हैं, दो मॉडल्स हमें पढ़ने हैं, और ये दो मॉडल्स जो हैं ये एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी इकोनॉमी में ये जो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है ये कैसे डिसाइड होती है। ये दो मॉडल्स हमने इसी टॉपिक के बीच में पढ़ने हैं। कौन से दो मॉडल बताऊंगा, वही दो मॉडल एक्सप्लेन करते हैं कि इकोनॉमी में इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कैसे डिसाइड होती है। ठीक, तो सबसे पहला मॉडल है क्लासिकल मॉडल। क्लासिकल मॉडल ये कहता है, मोटा मोटा अगर मैं बताऊं, कि मार्केट में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन ही बनी रहती है, और अगर कभी अनएम्प्लॉयमेंट आई भी तो इकोनॉमी अपने आप को सेल्फ एडजस्ट कर लेती है और फुल एम्प्लॉयमेंट फिर से अचीव हो जाती है। क्या बोला मैंने, कि अगर मार्केट में कभी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आई तो इकोनॉमी अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करके फिर से फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंच ही जाती है। ठीक है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इन क्लासिकल थ्योरिस्ट्स या क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स के अकॉर्डिंगली अनएम्प्लॉयमेंट एक टेम्पररी फिनोमिना है ना, एक डेवलप्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। अब एग्जाम्पल के तौर पर वेज कट पॉलिसी, इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट्री में 5 बंदे काम कर रहे हैं, उन 5 बंदों की जितनी भी सैलरीज है ना, उसमें हर एक बंदे की सैलरी को कुछ ना कुछ कट कर दिया या फिर उसको आधा कर दिया। क्यों, ताकि अगर एक बंदा, सपोज, और अच्छी एग्जांपल देते हैं और आसान, समझ लो एक जगह पे एक बंदा काम कर रहा है और उसे सैलरी मिल रही है 100 रुपए की। ठीक है, 100 रुपए दिन का। अब क्या हुआ, जो उसे सैलरी दे रहा है बंदा, वो कहता है कि क्यों ना मैं इसकी सैलरी आधी कर दूं और 2 वर्कर्स हायर कर लूं, काम भी जल्दी हो जाएगा। तो उसने क्या किया, जो वर्कर ऑलरेडी 100 रुपए में काम कर रहा था उसकी सैलरी आधी कर दी, 50 रुपए, और बाकी के जो 50 रुपए और वो दे सकता था उसने किसी और वर्कर को दिया। तो अब 100 रुपए का एक वर्कर काम करने के बजाय 50-50 रुपए के 2 वर्कर काम कर रहे हैं, है ना, यानी वेज कट कर दी उनकी। और तो और जो 2 वर्कर्स काम कर रहे हैं, यानी कि नंबर बढ़ गया, पहले 1 था फिर 2 हो गए, यानी एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई वेज कट करने से। तो क्या हुआ, वेज कट करने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, यानी कि अपने आप एडजस्टमेंट हो गई। फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं थी तो आ गई, है ना। सिर्फ 2 लोगों के एम्प्लॉय आने से फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं आती है। एग्जाम्पल के जरिए बता रहा हूं कि आखिर इसमें कहा क्या जा रहा है, तो मैं ब्रीफिंग करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, वेज कट से फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे अचीव हुई या फिर एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ी, ये इसके जरिए बताया गया है। वो अलग बात है कि इसकी काफ़ी सारी क्रिटिसिजम्स थी कि अगर ऐसा असल में कोई करता है कि बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी एकदम से आधी कर दी, तो वो या तो वो जॉब छोड़ सकते हैं, किसी ऐसी जगह जा सकते हैं जहां पर उन्हें उससे ज़्यादा सैलरी मिले, ज़्यादा वेजेस मिले, या फिर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, मोर्चा निकाल सकते हैं कि ऐसे कैसे तुमने हमारी सैलरी कम कर दी एकदम से, है ना। उसके बाद आते हैं इसके दूसरे मॉडल पे, जो कि है किनीशियन मॉडल। अब किनीशियन मॉडल ना इस क्लासिकल मॉडल के बिल्कुल उल्टा है। वो कहता है कि मार्केट जो है वो सेल्फ एडजस्ट नहीं होती है यार, हमेशा सेल्फ एडजस्ट नहीं होती है, खुद को हमेशा एडजस्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि इसमें कभी कभी क्या, ज़्यादातर टाइम गवर्नमेंट इंटरवेंशन की ज़रूरत होती ही है। क्योंकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये भी कहते थे कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करने के लिए, क्योंकि इकोनॉमी सेल्फ एडजस्टिंग है लॉन्ग टर्म में। पर किनीशियन मॉडल कहते थे कि तुमने लॉन्ग टर्म को देखा, शॉर्ट टर्म का क्या करोगे भाई साहब, अभी जो लोग अनएम्प्लॉयड है क्या वो अनएम्प्लॉयड बैठे रहें? ऐसा नहीं होता ना मुन्ना, ना ऐसा नहीं होता। मार्केट अपने आप को हमेशा सेल्फ एडजस्ट नहीं करती, गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती ही है, गवर्नमेंट को बीच में इंटरफियर करना पड़ता ही है। एग्जाम्पल, एक ऐसी सिचुएशन ले लो जहां पर लोग अपने पैसे को ज्यादा खर्च ना करके, स्पेंड ना करके, सेव ज्यादा करें। स्पेंड ना करके, खर्च ना करके, इकोनॉमी में पैसा ना देके सेव कर लें, अपनी जेब में ही रख लें, कोई और चीजें ना खरीदें। तब इकोनॉमी ग्रो कैसे करेगी भाई? एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगी भाई?
नहीं हो सकता। किसी चीज की डिमांड कैसे बढ़ेगी भाई, नहीं हो सकता। तो उस टाइम पर गवर्नमेंट को अपना कोई ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट करना पड़ेगा, जिससे कि उसमें लोग काम करने के लिए आए, जॉब्स बढ़े। अब जॉब्स बढ़ेंगी, लोगों के पास पैसा आएगा, लोग वो पैसा और चीजें खरीदने के लिए स्पेंड करेंगे, तो उन चीजों की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, इकोनॉमी उससे ग्रो करेगी। तो ये किनेशियन मॉडल के अंदर पढ़ा जा रहा है। आई होप इतना क्लियर है। तीसरे टॉपिक पे आते हैं जो तुम्हारे इसी सेक्शन ए का है, दैट इज, थक गया भाई सेज लॉ ऑफ मार्केट एंड एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। ये टॉपिक है बेसिकली। ये तीसरे नंबर पे ये दो टॉपिक्स कंबाइंड हैं, सेज लॉ ऑफ मार्केट का और एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का। क्या होता है ये, देखो, सेज लॉ ऑफ मार्केट कहता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी सप्लाई अपनी डिमांड खुद क्रिएट कर लेती है। अगर किसी चीज की सप्लाई बढ़ा दी जाए तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, ऐसा सेज लॉ का कहना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ले लिया आईफोन। अब देखो यार, आईफोन ना हर बार जब भी नया आईफोन आता है उसमें कुछ ना कुछ नए फीचर्स एडेड होते हैं, या कोई भी नया स्मार्टफोन आता है किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का, तो हर बार उसमें कुछ ना कुछ नए फीचर्स एडेड होते हैं। तो उससे क्या होता है, लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी आती है कि उनके पास ऑलरेडी जो मॉडल है वो तो एकदम बेकार है, बकवास है, भद्दा है, फेंक दो इसको और वो नया वाला मॉडल ले लो, है ना। बेसिकली हुआ क्या कि जब सप्लाई बढ़ी, नया मॉडल आया, तो उससे क्या हुआ, उसकी डिमांड बढ़ गई और लोग उसे खरीदने के लिए भागने लगे। ऐसा ही होता है ना हर बार कि जब भी कोई नया मॉडल आता है किसी भी फोन का तो वो लेने का मन करता है, अपना तो एकदम बेकार लगता है, ऐसा मन करता है फेंक दो, बेच दो इसको, और वो वाला फोन लेते हैं, वो अच्छा है। तो बेसिकली यहां पे कहने का मतलब ये है, फोन की सप्लाई बढ़ाई और नए नए फीचर्स वाले फोन लेकर आए जिससे डिमांड बढ़ गई, यानी सप्लाई अपनी डिमांड खुद क्रिएट कर लेती है, ऐसा सेज लॉ ऑफ मार्केट कहता है। उसके बाद एग्रीगेट डिमांड की बात करें तो ये क्या होती है, बेसिकली पूरी इकोनॉमी में किसी भी चीज की जो टोटल डिमांड है वो एग्रीगेट डिमांड है। और अगर जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज जितने भी है ना इकोनॉमी में जितने भी गुड्स, सर्विसेज, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं उनकी प्रोडक्शन कितनी है, वो आता है एग्रीगेट सप्लाई में। एग्रीगेट डिमांड क्या है, पूरी इकोनॉमी में किसी भी चीज की टोटल डिमांड कितनी है, और एग्रीगेट सप्लाई क्या है, पूरी इकोनॉमी में जितने भी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी प्रोडक्शन कितनी है, वो कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितने बन रहे हैं, है ना, वो एग्रीगेट सप्लाई में आता है। एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं इसको भी। एग्जाम्पल, अगर लोग नए कपड़े खरीदना चाहते हैं, लोग नए कपड़े खरीदना चाहते हैं, यानी कि उन कपड़ों की डिमांड है, तो एग्रीगेट डिमांड क्या है, बढ़ गई है। पर उन कपड़ों की जो प्रोडक्शन है वो कम है, प्रोडक्शन कम है, वो इतने बन नहीं रहे हैं, मतलब उनकी सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई कम है। तो क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई कम है। कपड़े लोग खरीदना तो चाहते हैं, उनकी डिमांड तो है, पर उतने हैं ही नहीं कपड़े जितना लोग लेना चाहते हैं या जितने लोग उसे खरीदने के लिए बैठे हैं। तो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई कम है। इस केस में जो उन कपड़ों के प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, प्राइसेस बढ़ जाएंगे। एग्रीगेट डिमांड ज्यादा, एग्रीगेट सप्लाई कम, प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो ये एक एग्जांपल है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को समझने के लिए। ठीक, अब सेक्शन ए के यार दो टॉपिक्स और हैं अभी जो मैं तुम्हें समझाऊंगा, एंड आफ्टर दैट हम सेक्शन ए के ओवरऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे जो तुम्हारे पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी इतना नोट करना चाहो तो कर सकते हो, मैं तुम्हें आगे के दो और टॉपिक्स बचे हुए हैं जो वो करवाता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं और बचे हुए जो दो टॉपिक्स हैं उन्हें भी कर लेते हैं। तुम्हारा जो फोर्थ टॉपिक है दैट इज कंजम्पशन फंक्शन एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। दोबारा सुनो, कंजम्पशन फंक्शन एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या मतलब है इसका? बेसिकली इस टॉपिक में ना हम ये पढ़ते हैं कि लोग अपनी इनकम का कितना हिस्सा सेव करते हैं, कितना हिस्सा स्पेंड करते हैं, ये चीज हम इसमें देखने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। मोटा मोटा, जैसा मैंने पहले बताया, ब्रीफिंग कर रहा हूं।
इस टॉपिक में मोटा मोटा यही देखेंगे कि लोग अपनी इनकम का कितना हिस्सा सेव करते हैं और कितना हिस्सा स्पेंड करते हैं। इसके अंदर दो टॉपिक्स ऐसे मेन हैं जो तुम्हें पढ़ने हैं, दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या होते हैं ये? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको एपीसी से डिनोट किया जाता है, इसमें क्या होता है कि लोगों की जितनी भी टोटल इनकम है ना, उसका कितनी % हिस्सा वो खर्च कर रहे हैं, वो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में स्टडी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, एक वर्कर है, एक दिन का 100 रुपए वो लेता है और वो 100 रुपए में से उस दिन घर जाते समय 80 रुपए का कोई ना कोई सामान ले जाता है। तो बेसिकली उसने क्या किया, अपनी उस पूरी इनकम का उसने 80% खर्च कर दिया। ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के अंडर आता है, ठीक है। उसके बाद मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको एमपीसी से डिनोट किया जाता है, इसमें क्या बताते हैं कि इनकम का समझ लो, अगर 1 यूनिट बढ़ जाए, किसी की इनकम जितनी भी है उसका 1 यूनिट अगर कहीं बढ़ जाए, तो एक्स्ट्रा वो कितना खर्च करेगा, कितना हिस्सा वो खर्च करेगा अपनी उस एक्स्ट्रा इनकम का। दोबारा सुनो, अगर किसी एक बंदे की इनकम 1 यूनिट बढ़ जाए तो उस एक्स्ट्रा इनकम में से वो कितना एक्स्ट्रा खर्च करेगा, वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में स्टडी किया जाता है। एग्जाम्पल देखो यार, कोई एक बंदा है, उसकी कितनी भी सैलरी है हमें नहीं पता, पर 1 यूनिट बढ़ के उसकी सैलरी 1000 रुपए हो गई, 1000 रुपए हो गई। अब जो 1000 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ी है, उस एक्स्ट्रा सैलरी में से वो 700 रुपए उसने खर्च कर दिए, तो बेसिकली उसकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 70% हुआ, है ना। 1000 में से 700 रुपए उसने खर्च कर दिए, तो बेसिकली उसका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना हुआ? 70% हुआ। अब इसको और इसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें है जितने भी उसके टोटल इनकम है ना, उसका कितना % उसने खर्च किया। जैसे 100 में से 80 रुपए खर्च किया, 80% खर्च कर दिया, तो 80% एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है कि एक बंदे की ऑलरेडी इनकम है अच्छी खासी, बस उसमें 1000 रुपए और उसकी इनकम बढ़ गई, और जितनी 1000 और एक्स्ट्रा बढ़ी है, उस एक्स्ट्रा 1000 में से उसने 700 रुपए एक्स्ट्रा खर्च किया, तो उसकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम उस हिसाब से 70% रहने वाली है। अब आया समझ? यानी 1 यूनिट बढ़ने से, एक्स्ट्रा इनकम होने से, जो तुम उसी एक्स्ट्रा इनकम में से स्पेंड कर रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो, वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। आई होप मैं ये चीज तुम्हें समझा पाया हूं। बाकी जब इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो तुम्हें मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगा। उसके बाद है स्टैटिक एंड डायनामिक मल्टीप्लायर्स का टॉपिक, ठीक है। स्टैटिक एंड डायनामिक मल्टीप्लायर्स का टॉपिक, इस टॉपिक में पता है तुम क्या पढ़ोगे? गवर्नमेंट या फिर कोई भी अदर सोर्सेस से इकोनॉमी में जब पैसा आता है ना, तो उस पैसे से इकोनॉमी में ओवरऑल क्या इंपैक्ट पड़ता है, वो इस टॉपिक में तुम पढ़ोगे। गवर्नमेंट से या किसी अदर सोर्सेस से हमारी इकोनॉमी में जो पैसा आता है ना, लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों के बेनिफिट्स को बढ़ाने के लिए, लोगों का ख्याल रखने के लिए, है ना, उनकी मदद करने के लिए, तो वो हमारी इकोनॉमी में ओवरऑल कितना इंपैक्ट डालता है, वो हम इन टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो स्टैटिक मल्टीप्लायर का टॉपिक है, इसमें तुम क्या पढ़ते हो? स्टैटिक का मतलब ही होता है फिक्स्ड, एक जगह रुका हुआ, स्टैटिक। तो स्टैटिक का मतलब होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट से जब कोई भी फिक्स इफेक्ट होता है तो उसे स्टैटिक मल्टीप्लायर के अंदर पढ़ा जाता है। यानी कि गवर्नमेंट ने पैसा स्पेंड कर दिया हमारे ऊपर, हमारा कोई भी बेनिफिट बढ़ाने के लिए, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट कर दी गई, तो उसका जो भी फिक्स इफेक्ट रहने वाला है, जो फिक्स इफेक्ट होता है जहां पे, वो आता है स्टैटिक के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर गवर्नमेंट ने फ्लाईओवर बनाने में 100 करोड़ रुपए लगा दिए गवर्नमेंट ने फ्लाईओवर बनाने में 100 करोड़ रुपए लगा दिए, तो यहां पर ये एक स्टैटिक मल्टीप्लायर के एग्जाम्पल में आ सकता है कि वो 100 करोड़ लगाया और वो बस वहीं पर 100 करोड़ पूरा का पूरा फ्लाईओवर बनाने में खर्च हो गया, खत्म हो गया, खल्लास हो गया। ये स्टैटिक है, ये फिक्स है। 100 करोड़ लगाया, उतना ही खत्म हो गया, फ्लाईओवर पूरा बन गया उसमें।
अब डायनेमिक मल्टीप्लायर क्या होता है? डायनेमिक मल्टीप्लायर है कि जब पैसा जो है ना वो इकोनॉमी में पूरा सर्कुलेट हो, घूमे और एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करे। इसकी एग्जांपल, अब तुम इसे ही देखो, गवर्नमेंट ने 100 करोड़ लगा के फ्लाईओवर बनाया। अब फ्लाईओवर बनाने के बाद काम खत्म थोड़ी हो जाता है। समझ लो फ्लाईओवर बनाने के लिए जो वर्कर्स लगे उन्हें भी वेजेस या कहूं तो सैलरी दी गई, है ना? वेजेस और सैलरी दी गई। जो वर्कर्स लगे उस फ्लाईओवर को बनाने में उन्हें भी वेजेस या सैलरी दी गई, यानी कि इन वर्कर्स की जो इनकम है वो बढ़ी। अगर इनकी इनकम बढ़ी, इनकी जेब में पैसा आया, मतलब ये अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए अपने उस पैसे को इकोनॉमी में या मार्केट में खर्च करेंगे, स्पेंड करेंगे। और जब वो स्पेंड करेंगे तो वो पैसा जाएगा एक दुकानदार के पास, जिस दुकान से उसने कोई चीज खरीदी और उस चीज के लिए दुकानदार को पैसे दिए। अब वो जो दुकानदार या शॉपकीपर है वो उस पैसे को और कहीं इन्वेस्ट कर देगा, स्टॉक मार्केट में कर देगा या फिर कोई बैंक में रख देगा, है ना? बेसिकली इकोनॉमी में तो आएगा ना वो पैसा। तो हुआ क्या, यहां से वर्कर की इनकम बढ़ी। क्यों? क्योंकि फ्लाईओवर गवर्नमेंट ने बनवाया जिससे वर्कर को थोड़ी देर के लिए एम्प्लॉयमेंट मिली, उससे उसकी इनकम बढ़ी। वो इकोनॉमी में उसने अपनी इनकम को स्पेंड किया नई नई चीजें खरीदने के लिए, और वो उसने उस शॉपकीपर को दी जिससे उसने कोई सामान खरीदा। वो शॉपकीपर ने आगे ये इनकम इन्वेस्ट कर दी किसी और चीज में, और फिर ये ऐसा ही पैसा पूरी इकोनॉमी में रेगुलेट होता गया, इकोनॉमी को ग्रो करता गया। इसे कहते हैं डायनेमिक मल्टीप्लायर। यानी कि पैसा बेसिकली ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने पे ज्यादा बढ़ना, कम इन्वेस्टमेंट करने पे कम हो जाना। बेसिकली द इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लायर। आई होप कि यहां तक तुम्हें सारे टॉपिक्स एकदम क्लियर हैं। सेक्शन ए के सारे टॉपिक्स की ब्रीफिंग मैंने बहुत अच्छे से, बहुत ही ज्यादा खोल के कर दी है। अब देखते हैं पूरे सेक्शन ए के सभी टॉपिक्स में से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो तुम्हारे एग्जाम में काफी बार पिछले 4-5 साल में आ चुके हैं, रिपीटेड हैं, आ सकते हैं। सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो अब क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं ऑफ सेक्शन ए। इतना नोट करना चाहो तो कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं और करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और हाँ, मेरे कपड़ों की तरफ ध्यान मत देना, पढ़ने की तरफ फोकस करो, ठीक है? हाँ, तुमने नोट करने में इतना टाइम लगा दिया, देखो यार अगला दिन हो गया, मैं कपड़े बदल के आ गया, अपने कॉलेज भी हो गया आ गया, तुम हो गया अभी तक उसी को नोट करके बैठे हो। बताओ, चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आते हैं। वीडियो का वो पार्ट जिसके लिए तुम सब बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सेक्शन ए के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबके रिलेटेड जितने भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो यहां पे लिखे हुए हैं, तो यहां पे तुम ले लो क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस बताओ। इसके ऊपर एक अलग डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है, जाकर तुम देख सकते हो। इसको 20 मार्क्स के लिए तैयार करना, और सिर्फ इसी को नहीं बल्कि हर एक क्वेश्चन को 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग तैयार करना अगर तुम जीएनडीयू के स्टूडेंट हो तो। क्योंकि जीएनडीयू में इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ 20 मार्क्स के ही आते हैं, यानी 20 मार्क्स के तुम्हारे पास क्वेश्चंस होंगे। हर सेक्शन में 2 क्वेश्चन होंगे, तो तुम्हें क्या करना होगा, हर सेक्शन में से एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कंपलसरी होगा। और जो 5वां क्वेश्चन होगा वो तुम चारों में से किसी भी सेक्शन में से अटेम्प्ट कर सकते हो। टोटल 5 क्वेश्चन तुम्हें 20 मार्क्स के करके आने हैं, मतलब तुम्हें 100 नंबर ऐसे ही मिल जाएंगे अगर तुम 5 क्वेश्चन इस तरह से अच्छे से करके आते हो। तो क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो तुम आंसर लिखते हुए? सबसे पहले टॉपिक की इंट्रोडक्शन में ये चीज जरूर ऐड करना कि वो टॉपिक जो है बेसिकली किस इकोनॉमिस्ट की देन है। जैसे माइक्रो मैक्रो में तो चलो नहीं हो सकता इतना, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड टॉपिक्स हो जाएंगे, पर जैसे कि सेज लॉ ऑफ मार्केट है, क्लासिकल थियोरी है, कीन्स थियोरी है, इन सब में तुम बता सकते हो, ठीक है? इन सब में नाम आ सकते हैं। तो क्लासिकल थियोरी में किस किस का कॉन्ट्रीब्यूशन था ये मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं डिटेल में, उसमें मैंने बताया है। तो तुम्हारे लिए टास्क है, तो मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बताओगे कि क्लासिकल थियोरी में किन किन का कंट्रीब्यूशन था, नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कौन से थे, और नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आखिर होता क्या है। ऐसे ही बस एक छोटा सा क्वेश्चन वीडियो के बीच में मैंने तुम्हें दिया, देखते हैं कौन कौन आंसर करता है और कोई करता भी है या नहीं। पहला क्वेश्चन तो ये रहा, ठीक है? डिटेल वीडियो इसके लिए बन रखी है, तो तुम ये जाके देख सकते हो। हाँ, मैं कहा था कि क्या क्या तुम इंक्लूड कर सकते हो, बीच में रह गया। इंट्रोडक्शन के बाद फीचर्स,
ठीक है, कोई डायग्राम है इसका तो वो भी इंक्लूड कर देना। किसी भी, मैं सभी क्वेश्चंस की इन जनरल बात कर रहा हूं, किसी भी क्वेश्चन की सबसे पहले इंट्रोडक्शन, अगर उसमें किसी इकोनॉमिस्ट का नाम आ रहा है कि किन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, किन्होंने ये थियोरी दी है, किन्होंने ये लॉ दिया है, उनका नाम ऐड करना। देन आते हैं उसके फीचर्स पे, उसके बाद आते हैं उसके डायग्राम पे, अगर कोई डायग्राम है, और फीचर्स और डायग्राम को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेना। आफ्टर दैट उसके बाद आती हैं उसके डिमेरिट्स या कहो तो क्रिटिसिजम्स, कंक्लूजन, और उससे पहले जो 2-3 चीजें अगर और भी उसके फीचर्स या कुछ एक्स्ट्रा चीजें उसमें दी गई हैं, आंसर में इंपॉर्टेंट है देना, तो तुम दे सकते हो। बेसिकली 20 मार्क्स का क्वेश्चन 6 to 7 पेजेस के अकॉर्डिंगली तुम्हें तैयार करना है, जिसमें ये सब चीजें आ रही हों। एक्स्ट्रा लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं लिखना है, ठीक है। और एक्स्ट्रा भी इतना एक्स्ट्रा नहीं लिखना कि तुम 10-10 पेज में एक क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो। भाई जीएनडीयू में ना 36 पेजेस की शीट मिलती है एक, ठीक है, मतलब 36 पेजेस की एक पूरी एक तुम्हें मिलते हैं पेपर लिखने के लिए, तो उससे ज्यादा भी नहीं करना। अगर तुमने 10 पेज एक ही क्वेश्चन के लिए कर दिए तो बाकी क्वेश्चंस में क्या करोगे, कितने पेजेस भरने पड़ेंगे तुम्हें, है ना। तो कम पेजेस भरेंगे, नंबर कम मिलेंगे ऐसे, तो उस हिसाब से अपना देख लेना। मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं, इतनी जरूरत है नहीं वैसे। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन सेल्स लॉ ऑफ मार्केट। सेल्स लॉ ऑफ मार्केट वही सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड वाली चीज जो मैंने अभी बताई। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द कंसेप्ट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को बहुत ही डिटेल में तुम्हें इसमें डिस्कस करना पड़ेगा। जहां तक मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली ये जो सेल्स लॉ ऑफ मार्केट वाला क्वेश्चन है और ये एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाला क्वेश्चन है, ये इकट्ठा आएगा। यानी कि 20 मार्क्स में हो सकता है 10 मार्क्स का ये आए, 10 मार्क्स का ये आए, या फिर इन्हीं में 20 मार्क्स डिवाइडेड हो, ये पार्ट्स में आए, मोस्ट प्रोबेबली, जहां तक मुझे लगता है। बाकी तुम फिर भी एक बार अलग अलग तैयार करके जाना। चौथा क्वेश्चन, क्रिटिकली एग्जामिन द क्लासिकल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैंने ऑलरेडी डिटेल में बता रखा है। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर से तुम क्या समझते हो। डिस्कस देयर स्टैटिक एंड डायनेमिक नेचर। उनका स्टैटिक और डायनेमिक नेचर एक्सप्लेन करो। सिक्स्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कीनेशियन मॉडल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन। यानी कि जो कीन्स का मॉडल है फॉर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन, उसको एक्सप्लेन करो। जैसे ये क्लासिकल थियोरी या क्लासिकल मॉडल था ना, वैसे इसके बाद एक कीन्स मॉडल या कीनेशियन मॉडल या फिर कीन्स थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट आई थी, ठीक है। कीन्स थियोरी को मैं डिस्कस करूंगा जल्द ही, पर उससे पहले मैं सेक्शन बी, सी और डी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके जो कॉन्सेप्ट्स, उसके हर टॉपिक की ब्रीफिंग, ये करूंगा सबसे पहले। आगे की जो 3 वीडियोस आएंगी वो सेक्शन बी, सी और डी के ऊपर बेस्ड होंगी। आफ्टर दैट हम डिटेल में टॉपिक्स को करेंगे, ठीक है। एग्जाम से पहले, तुम्हारे जीएनडीयू एग्जाम से पहले मैं जितना जो करवा पाऊंगा मैं पूरी कोशिश करूंगा करवाने की। बाकी तुम्हारा भी सपोर्ट मुझे चाहिए यार, क्योंकि जब तक तुम सपोर्ट नहीं करोगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं करोगे, चैनल आगे नहीं बढ़ेगा, तो मैं और कंटेंट लाने की मतलब अंदर से मोटिवेशन लेके कैसे आऊंगा। तुम्हें भी हेल्प करनी पड़ेगी यार मेरी। अब थोड़ी सी हटके बात करते हैं, इस टॉपिक से हटके, क्योंकि अगर तुम मेरे एवीएम स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर जाओ ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि जब मैं क्लास 9th एंड 10th को इससे पहले पढ़ाता था, साइंस एंड मैथमेटिक्स, उस टाइम पर हर एक लेक्चर के एंड होने पर मैं उन्हें कोई ना कोई ज्ञान वाली बात करता था उनके साथ। या तो कोई फनी बात करते थे या फिर कुछ ज्ञान वाली बात करते थे, बेसिकली जिससे उन्हें स्टडी से हटके कुछ सीखने के लिए मिले और लेक्चर देखने के बाद उनका मूड रिफ्रेश हो जाए। तो ऐसे ही मैंने सोचा कि अगर हम 9th 10th वालों के साथ ऐसा करते थे तो हमारे ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के साथ क्यों नहीं, ठीक है। तो यार देखो यार, एग्जाम हो या लाइफ, एग्जाम हो या जिंदगी, कंसेप्ट क्लैरिटी और स्मार्ट वर्क दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। इक्वली इंपॉर्टेंट होता है बिलीफ। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस ना कभी कभार आती हैं जब पता नहीं चलता कि अब करना क्या है, या फिर ऐसी एक सिचुएशन आ जाती है जब समझ नहीं आ रहा होता कि अब मैं इस प्रॉब्लम को टैकल कैसे करूं, इस फेज से डील कैसे करूं। उस टाइम पर बिलीफ काम आता है। जैसे मेरे लिए मेरे कान्हा जी हमेशा साथ रहते हैं, और जब अंदर ये बिलीफ बहुत तगड़ा होता है ना, तब चीजों में लॉजिक नहीं, सिर्फ मैजिक होता है, सिर्फ मैजिक होता है। एक बार कोशिश करके देखना, जिसमें भी बिलीव करते हो ना, अपनी उस टफ सिचुएशन में या उस प्रॉब्लम में ना एक बार रुकना, सांस लेना
और अपने आंखों के सामने उनका चेहरा लेके आना। फिर देखना सारी मुश्किल आसान हो जाएगी। मुझे पता है ये बहुत ही हटके बात है, इस स्टडी से, हमारे पढ़ाई से बहुत ही अलग चीज़ है, पर मेरी आदत है यार मैं ऐसी चीज़ें बताता हूँ। तुम्हें नहीं पसंद तो ये तुम्हारी चॉइस है, तुम वीडियो छोड़ सकते हो, अभी जा सकते हो अपना टॉपिक कंप्लीट होने के बाद। पर मेरा शौक़ है, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल मैंने ऐसे ही नहीं बनाया, सिर्फ इसलिए नहीं बनाया कि यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई 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 होगी। अलग अलग चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं, बहुत सारी बातें भी होती हैं। जो हमारे 9th 10th का बैच होकर गया है, मुझसे इंस्टाग्राम डीएम पे कितनी कितनी बातें करते थे। ऐसे ही हैं हम यार, AVM स्टडी हब ऐसा ही है तुम्हारा, ये अंकुर सर ऐसा ही है। चलो यार, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में सेक्शन B के लिए ऐसी ही वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय बाय। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, GNDU के और स्टूडेंट्स के साथ, अपने BA BSc वाले, इकोनॉमिक्स वाले फ्रेंड्स के साथ। नीचे अच्छा सा कमेंट कर देना, कोई फीडबैक हो तो वो भी दे सकते हो, कोई डाउट हो वो भी पूछ सकते हो। मैं मिलूंगा तुम लोगों से। नहीं, अभी 2 चीज़ें और आ गई ना। सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। अब पक्का मैं मिलूंगा तुम लोगों से अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।